हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और उसके बाद आदिकाल संबंधी और भक्तिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम रीतिकाल के प्रश्नों पर हैं। हमारा जो अभ्यास चल रहा है वो रीतिकाल के प्रश्नों का है। तो अगर आपने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। अभी जो हमारे प्रश्न चल रहे थे वो रीतिकाल के चल रहे हैं। हम रीतिकाल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और इसमें भी रीतिकाल में जहाँ तक हम प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे प्रश्नों को देखेंगे। पर उसके पहले एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 जो हमने कल पढ़ा था। प्रश्न संख्या 26, इसमें एक प्रश्न आया था नमिता जी का कि मैम ये घनानंद का है और उन्हें इस विषय में कुछ भ्रम है, तो उसके लिए अभी हम इसको समझाएंगे आपको। उसके पहले ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोग क्लास बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न और जिज्ञासाएं तभी उठती हैं जब हम पढ़ाई करते हैं सही से। तो इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। तो अभी हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या था और क्या समस्या थी इस प्रश्न में। ये प्रश्न संख्या 26 है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का ये कथन किसके संदर्भ में है? तो इसका सही उत्तर आलम होगा, डी। क्यों होगा ये देखते हैं। ये भ्रम क्यों हुआ ये भी आपको बताते हैं। बहुत बार ऐसे कथन हो जाते हैं ना मिलते जुलते से, तो उसमें भ्रम हो जाता है। अब देखिए, शुक्ल जी के 2 कथन हैं और ये दोनों कथन एक से हैं। पहला है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, जो कि अभी हमने देखा। दूसरा है प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, और ये दोनों ही कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। अब दोनों में जो चीज़ें सामान्य हैं जिनकी वजह से भ्रम उत्पन्न हुआ, प्रेम की पीर शब्द, पहले वाले वाक्य में भी प्रेम की पीर शब्द आया है और दूसरे वाले वाक्य में भी प्रेम की पीर शब्द आया है। दोनों कथन शुक्ल जी के हैं। पहला वाला जो कथन कहा गया है ये कहा गया है आलम के लिए, और जो दूसरा वाला कथन कहा गया है ये कहा गया है घनानंद जी के लिए। ये दोनों ही बातें उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कही हैं, और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। जब कोई भ्रम होता है ना इस तरह का, तो अगर हम उसे तुरंत देख लेते हैं तो वो जीवन भर के लिए हमारी स्मृति में बैठ जाता है। तो अब आप इस प्रश्न को, यानी कि ये जो 2 कथन हैं, एक प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, और दूसरा प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ये आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इसे आप एक बार पुस्तक में देख लीजिए। ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, क्योंकि जब भी कोई बात करी जाए तो पूरी प्रामाणिकता के साथ होनी चाहिए। अब देखिए, ये है मेरे में पृष्ठ संख्या 212 है। इसमें ये आलम के विषय में शुक्ल जी ने जो कुछ लिखा है, ये देखिए, ये शीर्षक पड़ा हुआ है आलम। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये है, ये मैंने रेखांकित कर दिया है पेंसिल से इसे, कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 213, ये आलम के विषय में कही गई बात का ही विस्तार है। तो ये पहला जो कथन है इसका प्रमाण हो गया हिंदी साहित्य की इतिहास पुस्तक का। अब देखिए आगे जो घनानंद के विषय में उन्होंने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, घनानंद शीर्षक पड़ा हुआ है और इसके आगे अगले पृष्ठ पर ये देखिए वही शब्द आया है, इसीलिए भ्रम का कारण ही यही हो गया। अब देखिए कि प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, ये कथन है घनानंद के विषय में। तो
और ये पुस्तक है शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसे पहले एक भूमिका के तौर पर लिखा गया था, बाद में ये पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई थी। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें। तो अभी आपको ये दोनों कथन याद रहेंगे, पुस्तक में भी आपको दिखा दिए गए हैं कि ये आलम का है और ये घनानंद का है। तो अब हम इसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में उठा करें तो आप ज़रूर पूछा करिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो भ्रम होता है वो तो दूर होता ही है, और साथ में वो जो कथन है या वो जो प्रश्न है या वो जो बात होती है वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो अभी हमने प्रश्न यहाँ तक देख लिए थे, पृष्ठ संख्या 34 तक, यानी कौन सी रचना मात्र पिंगल या छंद निरूपक है, इसके आगे हमें देखना है। इसके आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है, यानी इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जिसमें नायक नायिका भेद नहीं मिलता है। तो जगत विनोद में, सुख सागर तरंग में, सुधा निधि में या पद्माभरण में। तो विकल्प डी पद्माभरण बिल्कुल सही होगा। पद्माभरण जो है वो नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण रीतिकालीन कवि पद्माकर का अलंकार निरूपक ग्रंथ है, इसमें अलंकार मिलते हैं। और शेष विकल्पों में कवि देव का सुख सागर तरंग है। इसे हमने ऐसे याद किया था कल कि सुख का सागर जहाँ पर होगा वहाँ पर देव होंगे, या जहाँ देव होंगे वहाँ सुख का सागर तो होगा ही होगा। ये कवि तोष द्वारा 1734 ईस्वी में रचित सुधा निधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 में रचित जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, यानी कि अन्य जो 3 हैं वो नायक नायिका और रस निरूपक या भेद निरूपक ग्रंथ है, लेकिन पद्माभरण ऐसा ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है कि सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। तो सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य से आशय है कि जिन्होंने काव्य के सभी अंगों पर लिखा हो। ऐसे काव्य के अंग हम जानते हैं, आपने काव्य शास्त्र में पढ़े होंगे। तो ऐसे कौन से नहीं है पूछा गया है, तो तोष नहीं है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य सोमनाथ, प्रताप शाही और भिखारी दास ने लिखा है। सोमनाथ का जो ग्रंथ है सर्वांग निरूपक वो है रस पीयूष निधि। इसे हमने ऐसे याद किया था कि पीयूष और सोम दोनों अमृत के पर्याय हैं, तो जहाँ पर भी पीयूष आए आप समझ लीजिएगा वहीं कि ये किसका है, सोमनाथ का है। भिखारी दास का ग्रंथ है काव्य निर्णय, प्रताप शाही का ग्रंथ है काव्य विलास, सुरति मिश्र का है काव्य सिद्धांत। इसके बाद है रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। पहला है सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, बिल्कुल सही है, श्रृंगार मिलता है रीतिकाल में। अगला है कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण युक्त मुक्त हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है इस काल के रीति ग्रंथ यानी कि लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं, यानी पूरी तरह से, यानी जो संस्कृत लक्षण ग्रंथ हैं, संस्कृत रीति ग्रंथ हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है इस पर। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। चूँकि इसमें गलत ही पूछा गया है इसलिए सही है विकल्प सी। आप रीति काल के जो आचार्य कवि हैं उनको जब देखेंगे, उन्हें जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि संस्कृत साहित्य से, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनसे बहुत प्रभावित हैं। आप केशव को ही ले लीजिए, सबका तो नहीं लेकिन आपको कहीं ना कहीं संस्कृत का प्रभाव मिल जाएगा, तो पूर्णतया मुक्त तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए विकल्प सी सही होगा। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है, ये भी सही है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है, तो उक्त कथन है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु कौन थे, 3 नाम आते हैं मिश्र बंधु में, कौन कौन से हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। जब भी आप कोई तथ्य उठाते हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि उससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं तुरंत मस्तिष्क में आ जानी चाहिए।
तुरंत जब अभ्यास हो जाता है तो फिर वो चीज़ें तो हम जीवन में नहीं ही भूलते हैं। जैसे मिश्र बंधु के नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और इनके जो पिता थे मिश्र बंधु के, बाल दत्त मिश्र, उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, उनके महत्वपूर्ण कार्यों में एक जो महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था कि उन्होंने देव के सुख सागर तरंग का संपादन किया था। देव का सुख सागर तरंग, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न लेते हैं कि मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो ये पद्माकर के जगत विनोद के संदर्भ में है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष के पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। शुक्ल जी के कथन बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। अभी जो पुस्तक हम लोगों ने देखी, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की, सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को उसका अध्ययन एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसका भी, जैसे बिहारी सतसई का कहते हैं ना कि एक एक दोहा रत्न है, ऐसे ही शुक्ल जी का मान लीजिए एक एक बात उनकी कही गई बार बार पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से उस ग्रंथ को, उस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। अगला है निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है रीत कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली। बिल्कुल सही है। आप रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी को ही ले लीजिए, वो भी राजाश्रित कवि रहे हैं, तो राजाओं के आश्रय में तो पली है, बात सही है बिल्कुल। अगला है उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई कवि किसी के आश्रय में रह करके लिखता है तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब तक आप दोनों को नहीं समझेंगे तब तक बात पूरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आ और बा, ये कथन दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प ए सही होगा, क्योंकि आ और बा दोनों सही हैं। रीतिकालीन जो कविता थी उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें एक श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकार प्रियता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रज भाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण। ये आपको सभी जगह तो नहीं लेकिन अधिकांशतः मिल जाएगा। नारी के प्रति जो भोगवादी दृष्टिकोण है, 100% तो कोई भी बात नहीं सही होती है, लेकिन जो अधिकांशतः पाई जाती है उसे ही माना जाता है। अगला है भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण, जसवंत सिंह, मतिराम या पद्माकर? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह, विकल्प सी। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो ये भूषण की है। भूषण के 2 आश्रयदाता रहे, शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को पढ़ा था हमने, उसमें दोनों नाम आते हैं। मतिराम की प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम और सतसई। पद्माकर का गंगा लहरी, जगत विनोद और हिम्मत बहादुर विरुदावली। केशव कठिन काव्य के प्रिय थे, यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विद्यापति का, रामचंद्र शुक्ल का या राहुल सांकृत्यायन का? तो केशव कठिन काव्य के प्रिय थे, ये बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। केशव की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रसिक प्रिया, नक्षिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल और वीर सिंह देवचरित। और जो इनका रामचंद्रिका है उसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो याद रखिएगा किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चतुर्वेदी, चतुर्वेदी शब्द से याद कर सकते हैं कि चारों तरफ, ठीक, जैसे वेदी होती है ना चारों तरफ से, तो उन्होंने चारों तरफ छंद देखे, किसने? चतुर्वेदी जी ने। तो उन्होंने क्या कह दिया कि छंदों का अजायब घर है। कुछ ऐसे जोड़ करके आप याद रख सकते हैं, इससे अच्छा कुछ आएगा मस्तिष्क में तो बताएंगे।
शुक्ल जी, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। शुक्ल जी ने कहा है रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि जो केशव हैं वो अपनी संवाद योजना के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका जो रामचंद्रिका है उसमें अंगद रावण संवाद जैसे हैं, तो वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी संवाद योजना बहुत अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला। तो रीतिकाल का समय हम जानते हैं 1700 से 1900 है, तो 2 शताब्दियां हो गई। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, 2 शताब्दियों तक ये पूरा विभाजन दिया है शुक्ल जी के अनुसार। रीतिकाल के जो नामकरण है, अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? पहला है भाषा भूषण, अगला विकल्प है शिवराज भूषण, अगला है ललित ललाम और उसके बाद डी विकल्प है अंग दर्पण। तो अलंकार ग्रंथ नहीं है इसमें अंग दर्पण यानी विकल्प डी। शिवराज भूषण के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। रसलीन का जो अंग दर्पण है ये अलंकार ग्रंथ नहीं है बल्कि एक नायिका भेद ग्रंथ है जो 1737 ईस्वी में लिखा गया था। और रसलीन का दूसरा ग्रंथ है रस प्रबोध और रसलीन का मूल नाम है गुलाम नबी। ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। और अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश या पक्षी विलास। तो पक्षी विलास घनानंद की नहीं है, विकल्प डी सही होगा। घनानंद रीतिकाल के रीत मुक्त धारा के कवि हैं। हम जानते हैं कि रीतिकाल 3 भागों में मुख्यतः 3 धाराओं में बटा है, रीत सिद्ध, रीत बद्ध और रीत मुक्त। तो जो रीत मुक्त है उसके घनानंद हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इश्कलता, विरह लीला, रसकेली वल्ली, वियोग बेली, सुजान हित और यमुना यश आदि। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वो फिर 2.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई। यह अभिव्यंजनावाद से जोड़ते हैं। अभिव्यंजनावाद आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो यह बच्चन सिंह का। तो ये बच्चन सिंह का है। अगर आपने बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें ये आता है। ये इस पुस्तक के बारे में एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। उसमें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। ये इसमें जो बच्चन जी हैं उन्होंने इस बात को रखा है कि जो बिहारी हैं वो अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, जो कि 1996 में प्रकाशित हुई थी, ये बात कही है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ ऋण की स्थापना से ही संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि बिहारी को ध्वनिवादी आचार्य किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार कहा है। ये भी कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें शक्कर की रोटी भी कहा गया है। बिहारी सतसई को किसने कहा है? अगर आपको याद हो, हमने ऐसे याद किया था कि श से शक्कर और श से शर्मा जी। तो कौन से शर्मा जी को शक्कर की रोटी पसंद थी? पद्माकर। ठीक है, ऐसे हमने याद किया था। पद्म सिंह शर्मा, पद्माकर नहीं, पद्म सिंह शर्मा, गलती से निकल गया। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला है रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है? इनमें से कोई भी नहीं, तो अलंकार ग्रंथ है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है
कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त कीन्हू खेल करी जाने होए। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर की, भिखारी दास की, घनानंद की या देव की? तो ये ठाकुर की पंक्तियाँ और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ये बहुत बार प्रश्न में पूछी गई हैं कि पंक्तियाँ किसकी हैं। तो आप बस एक बात याद रखिए कि सभा के बीच में कौन बैठा था? तो ठाकुर बैठे थे। जैसे ही बात आए, जैसे ही पूछूं कि सभा के बीच कौन बैठा था, आपके मुख से तुरंत निकलना चाहिए कि ठाकुर बैठे थे। सभा के बीच कौन बैठा था? ठाकुर। तो सभा के बीच शब्द जब पंक्ति में आएगा तो वो किसकी पंक्ति होगी? ठाकुर की। ये याद रखने के लिए बस कहा जा रहा है। और जो मुख्य पंक्तियां हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानप बांक नहीं। ये घनानंद की पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत सीधा और सरल होता है। यहाँ पे सयानापन यानी चालाकियाँ नहीं चलती हैं। प्रेम में तो सहजता होनी चाहिए। यदि चालाकियाँ हैं तो फिर वो प्रेम नहीं है। ऐसे ही अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, देव की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे के कवि रीझिए तो कविताई ना तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, भिखारी दास जी का है। इन्होंने कहा था कि आगे के कवि यदि रीझ जाते हैं यानी उनको अच्छी लग जाती है मेरी कविता, तब तो वो कविता है, अन्यथा वो क्या है? सिर्फ राधा और कन्हई को सुमिरन करने का यानी उन्हें याद करने का एक बहाना मात्र है, वो फिर वो कविता नहीं है। अगला है अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत तेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में है? तो ये अंग दर्पण में है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला है या प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये बोधा की पंक्ति है, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, धावनो शब्द आया है इसमें और धा और बोधा दोनों में धा आ रहा है। इसे इस तरह से जोड़ करके आप याद रख सकते हैं। जब एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल जैसे ही आप धावनो शब्द देखेंगे कि तरवार की धार पे धावनो है तो आपको तुरंत बोधा शब्द याद आ जाएगा जब आप धा और धा से जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी धा आ रहा है, धावर्ण आया है और इसमें भी धावर्ण आया है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न होंगे उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।